हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्वांटम केमिस्ट्री पॉइंट। जैसा कि हमारा क्लास 12th का चैप्टर सेकंड सॉल्यूशन चल रहा था और उसमें हमने हेनरी लॉ कंप्लीट किया था लास्ट लेक्चर में। तो हेनरी लॉ हमने पूरा एक्सप्लेन कर लिया था, उससे रिलेटेड जो भी उसका मैथमेटिकल जो भी फॉर्मूला था हमने ड्राइव कर लिया था। तो अब हेनरी लॉ के कुछ लिमिटेशंस हैं, उनको समझते हैं और उसके बाद उसकी थोड़ी एप्लीकेशंस हैं। तो देखो हेनरी लॉ की क्या लिमिटेशंस हैं। वैसे ज़्यादा तो ये बहुत एप्लीकेबल है हेनरी लॉ, लेकिन कुछ थोड़ी बहुत इसकी जो लिमिटेशंस हैं वो आपको मैं थोड़ा समझा देती हूँ। तो फर्स्ट लिमिटेशंस क्या है इसकी, प्रेशर इज़ टू लो। प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर नहीं होना चाहिए, मतलब प्रेशर थोड़ा लो ही होना चाहिए, ये कहता है। लेकिन ये भी है कि प्रेशर जब ज़्यादा होगा तभी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, तो ये इसकी लिमिटेशन होगी। अभी कह रहा है कि प्रेशर क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। टेम्परेचर इज़ नॉट टू लो, और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो नहीं होना चाहिए, ये इसकी सेकंड लिमिटेशन है। थर्ड है कि गैस इज़ नॉट हाईली सॉल्युबल। जो गैस है वो हाईली सॉल्युबल नहीं होनी चाहिए, ये नहीं कि कोई भी गैस है वो हाईली सॉल्युबल हो जा रही है वाटर में, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और फोर्थ है गैस नाइदर रिएक्ट केमिकली विद द सॉल्वेंट। ये है कि केमिकल रिएक्शन नहीं होनी चाहिए, जो आपने गैस ली है और जो आपने सॉल्वेंट के इसमें डिजोल्व करवा रहे हो, उन दोनों में कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होनी चाहिए। तो ये इसकी कुछ लिमिटेशंस है, ठीक है। तो लिमिटेशंस तो उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हेनरी लॉ अगर पूरा आपका डिस्क्राइब करने को आता है तो आप लिमिटेशन भी करके आएंगे तो आपके लिए बेनिफिट ही होगा। अब है इसकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है इसकी, वो है इसकी एप्लीकेशंस की, कहाँ कहाँ पे हम हेनरी लॉ का यूज़ करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हेनरी लॉ के साथ इसकी एप्लीकेशंस भी बहुत पूछी जाती हैं, तो इसकी एप्लीकेशन को ध्यान से समझेंगे। मैं एक एक आप नोट्स बुक से खुद बनाएंगे जितने भी हो सकते हैं। मैं यहाँ आपको अच्छे से समझा दे रही हूँ क्योंकि ये रिटर्न वर्क है, आप बुक से कर लेंगे। मैं लास्ट में आपको चाहे नोट्स बुक्स आपको स्क्रीनशॉट उसका बुक्स का स्क्रीनशॉट दिलवा दूँगी, लेकिन आप अभी यहाँ पे को समझिए कि इसकी जो एप्लीकेशंस हैं वो कहाँ कहाँ यूज़ होती हैं। देखिए पहली एप्लीकेशन क्या है, टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इन सॉफ्ट ड्रिंक, सोडा वाटर, etc। ये बहुत ही कॉमन एप्लीकेशंस है जो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। देखो जब कोई भी आप सॉफ्ट ड्रिंक लेके आते हैं, सोडा वाटर लेके आते हैं, कोई भी बियर की बोतल हो गई या कोई भी बाहर से जितने भी आप, गर्मी में तो बहुत ज़्यादा यूज़ होती है सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह, तो आपने देखा होगा जैसे ही हम सॉफ्ट ड्रिंक लेके आते हैं और सॉफ्ट ड्रिंक जैसे ही हम खोलते हैं उसे तो बबल्स निकलते हैं, बहुत सारे बबल्स निकलते हैं, बहुत सारा झाग निकलता है ऊपर को। तो ये क्या है, क्यों हो रहा है? तो होता क्या है कि जो सॉफ्ट ड्रिंक है उसमें CO2 मिली होती है, तो CO2 क्योंकि सॉल्युबल नहीं होती है उतनी ज़्यादा, तो CO2 की सॉल्युबिलिटी को बढ़ाने के लिए सॉफ्ट ड्रिंक में या सोडा वाटर में CO2 की सॉल्युबिलिटी को बढ़ाने के लिए उसे हाई प्रेशर पे क्या किया जाता है, बंद सील किया जाता है। हाई प्रेशर पे, बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर के साथ सील किया जाता है। अब हाई प्रेशर पे क्यों सील करेंगे सॉल्युबिलिटी बढ़ाने, क्योंकि हेनरी लॉ क्या कहता है कि प्रेशर जो हमारा लगाया गया एग्जैक्ट प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, सॉल्युबिलिटी के। ये तो अपने पढ़ा कि सॉल्युबिलिटी या फिर सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ये हेनरी लॉ है। तो हेनरी लॉ ने अपनी उसकी एप्लीकेशन यहाँ पे यूज़ हो गई। हमने प्रेशर जैसे ही बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर में उसे सील किया तो CO2 सॉल्युबिलिटी बढ़ गई। तो जब हम उसे ओपन करते हैं, जैसे हम बोतल लेके आए उसे ओपन किया, जैसे ही हम ओपन करते हैं तो प्रेशर क्या होता है, रिलीज़ होता है। तो वो जो आपकी बबल्स निकलती हैं वो इसी कारण निकलती हैं कि प्रेशर रिलीज़ हो रहा है, क्योंकि बहुत हाई प्रेशर था और प्रेशर क्या हुआ, रिलीज़ हुआ, इसलिए वो सारी बबल्स बाहर निकलती हैं। ओके, तो ये इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन हो गई जो कि आप अपनी डेली लाइफ में देखते हैं। सेकंड है एट हाई एल्टीट्यूड। अब ये क्या है, देखो जो भी पर्वतीय क्षेत्रों में रहते हैं, बहुत ही हाई एल्टीट्यूड्स में रहते हैं, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर को जो वेपर प्रेशर है, जो हमारा एग्जैक्टेड प्रेशर है, वो क्या होता है ग्राउंड स्टेट है उसके कंपैरिजन में लो होता है। मतलब ग्राउंड जहाँ हम रहते हैं, ग्राउंड स्टेट के कंपैरिजन में हाई एल्टीट्यूड पे जो प्रेशर है वो लो होता है, जिसके कारण जो ऑक्सीजन की जो सॉल्युबिलिटी है ब्लड में वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब ऑक्सीजन ब्लड में जाएगी नहीं, ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, तो जिससे एनोक्सिया नाम की एक बीमारी हो जाती है।
तो अब इस कमी को, इस बीमारी को दूर करने के लिए क्या करते हैं कि जो हाई एल्टीट्यूड के जो क्लाइंबर्स हैं वहाँ पर को ऑक्सीजन के साथ क्या किया जाता है, ऑक्सीजन प्लस CO2 प्लस N2 ऐड कर दी जाती है, CO2 प्लस N2 ऐड कर दी जाती है। अब इससे क्या होगा कि O2 CO2 N2 तीन चीज़ें ऐड होने से प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जैसे ही प्रेशर इंक्रीज होगा सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो प्रेशर इंक्रीज होने से सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। तो उस प्रॉब्लम से रिलीफ के लिए CO2 प्लस N2 वहाँ क्या की जाती है, ऐड की जाती है। वैसे भी आपने देखा होगा जो भी हाई एल्टीट्यूड होते हैं वहाँ पे को बहुत ज़्यादा हमारे बहुत ज़्यादा प्लांटिंग होती है, बहुत ज़्यादा पेड़ होते हैं। तो जितने ज़्यादा पेड़ होंगे उतनी ज़्यादा CO2 मिलेगी। तो इसीलिए अगर हाई एल्टीट्यूड पे आपके पेड़ वगैरह बहुत कम है तो वहाँ पर को एनोक्सिया नाम की बीमारी होने का बहुत खतरा रहता है। क्यों? क्योंकि हाई एल्टीट्यूड है और प्रेशर क्या होता है, बहुत ही कम होता है। तो सॉल्युबिलिटी जो होती है ऑक्सीजन की वो क्या हो जाती है, वहाँ पे डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो उसको इंक्रीज करने के लिए फिर हम क्या करते हैं, CO2 और N2 ऐड करते हैं। ओके, तो सेकंड ये हो गई। थर्ड क्या है, इन द फंक्शन ऑफ लंग्स। अब लंग्स का जो फंक्शन है उसमें कैसे इसका यूज़ होता है, देखिए कि जो O2 होती है, O2 को भी तो हमारे लंग्स में क्या होना होता है, सॉल्युबल होना होता है। तो अब नॉर्मल तो वो सॉल्युबल हो जाती है, लेकिन जब हम डीप सी वाटर समुद्र के नीचे जाते हैं, सी के नीचे डीपली डेप्थ में जाते हैं, तो वहाँ क्या होता है कि जो O2 होती है, O2 की प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। तो उसकी जो ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो वो भी सही नहीं है। तो इसीलिए वहाँ पर को हीलियम गैस मिलाई जाती है, क्योंकि हीलियम जो होती है वो लेस रिएक्टिव होती है ब्लड के साथ। तो इसलिए हीलियम और ऑक्सीजन को मिलाया जाता है। तो वहाँ पर कोई इसकी एप्लीकेशन ये हो गई। तीसरी वही है इन डीप सी डाइविंग। जो भी हमारे डीप सी डाइविंग होती है, मतलब समुद्र के नीचे जो डाइविंग होती है, तो उसमें क्या होता है कि अब क्योंकि जो वाटर है, वाटर की डेप्थ में, जो सी में जो वाटर है, वाटर की जो नीचे डेप्थ है, वहाँ पर को सरफेस के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, बहुत ज़्यादा। सरफेस से बहुत ज़्यादा गुना ज़्यादा प्रेशर होता है। तो प्रेशर ज़्यादा होने से क्या होगा, अगर जो हमारी एयर होती है, जो बॉक्स ले जाए जाते हैं, जो एयर होती है, तो वो एयर वहाँ जब हम डेप्थ में पहुँचेंगे तो वो बहुत ज़्यादा हमारे ब्लड के साथ घुल जाएगी। और जो एयर है उसमें ऑक्सीजन भी है और नाइट्रोजन भी है। तो नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा ब्लड में क्या हो जाती है, घुल जाती है, जल्दी घुल जाती है। तो आपने देखा होगा जैसे ही वो डेप्थ से सरफेस पे आते हैं, कोई भी अगर डाइविंग कर रहा है सी में, तो जैसे ही वो डेप्थ से सरफेस पे आएगा तो उसके मुंह से बबल्स निकलते हैं। और जैसे ही कोई अगर समुद्र में गिर भी गया है तो हम जब उसे समुद्र से लेके आते हैं तो उसके पेट में दबाते हैं, तो जैसे ही दबाते हैं तो उसके नाक से भी, मुंह से भी बबल्स निकलते हैं। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि नाइट्रोजन उसकी ब्लड में बहुत ज़्यादा घुल गई होती है। तो वो जो बबल्स निकलते हैं वो नाइट्रोजन ही होती है। हम उसको पुश करते हैं तो उसके बबल्स बाहर आते हैं। तो ऐसे ही जब वो सरफेस पे आते हैं, जो हमारे सी डाइविंग जो करते हैं, तो वो जब सरफेस पे आते हैं तो उनके मुंह से नाइट्रोजन गैस निकल, तो वो जो भी निकल रही है बबल्स के रूप में वो क्या है, नाइट्रोजन गैस है। तो वहाँ पर तो सॉल्युबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसलिए वो लोग भी क्या करते हैं, जो भी ये सी डाइविंग करते हैं, मेनली इसीलिए सजेस्ट किया जाता है कि जो प्रोफेशनल सी डाइविंग करने वाले हैं वही, उनको ही ये करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा खतरनाक है। क्योंकि इससे बेंड नाम की जो ये नाइट्रोजन की जो क्वांटिटी है वो ब्लड में बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उसे हम बेंड कहते हैं। तो ये बेंड की सिचुएशन ना आ जाए, इसलिए कहा जाता है कि जो प्रोफेशनल सी डाइविंग करने वाले हैं उनको ही इसकी इजाज़त दी जाती है। तो ये इसकी चौथी एप्लीकेशन हो गई। तो और ये भी है कि अगर जो सी डाइविंग है तो फिर वो किस तरीके से ये इस चीज़ को कंट्रोल करते हैं कि N2 ज़्यादा न निकले, तो वो भी क्या करेंगे, हीलियम अपने साथ, एयर के साथ क्या ले जाते हैं, हीलियम भी ले जाते हैं उस अपने बॉक्स में। तो हीलियम, क्योंकि क्या होता है कि हीलियम हमारे ब्लड के साथ लेस रिएक्टिव लेस सॉल्युबल होती है,
तो इसलिए वो उतना ज़्यादा नाइट्रोजन हमारी बॉडी में नहीं पहुंच पाती है, नहीं जा पाती है। तो इसीलिए उनको थोड़ा हेल्प हो जाती है ड्राइव करने में, ठीक है। तो ये चारों की चारों एप्लीकेशन हमारी पूरी हो गई। तो आपको समझ में आ गया होगा, पहली थी सॉलिबिलिटी ऑफ CO2 इन सॉफ्ट ड्रिंक, दूसरी थी हाई एल्टीट्यूड पे कैसे इसका यूज़ कर सकते हैं हम, एंड इन द फंक्शन ऑफ लंग्स का कैसे फंक्शन, लंग्स का फंक्शन करने में कैसे हेल्पफुल होती है, और इन डीप सी डाइविंग, ये मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया। तो इनके आप बुक्स है आपके पास NCERT, उसमें पूरा एक्सप्लेन किया हुआ, तो आप उससे उसके नोट्स बना लेंगे। बाकी मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया, समझा दिया आपको, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट, देखिए अभी हमने हेनरी लॉ की एप्लीकेशन करी थी। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है राउल्ट्स लॉ। हेनरी के बाद राउल्ट्स लॉ है। राउल्ट्स लॉ क्या है, जो लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन है, मेनली उसी के लिए ही है, ठीक है, लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन। तो उस राउल्ट लॉ को समझने से पहले आपको एक वेपर प्रेशर तो हमको समझना पड़ेगा कि वेपर प्रेशर क्या होता है, ठीक है। तो वेपर प्रेशर क्या होता है कि जो लिक्विड सरफेस पे, लिक्विड की सरफेस पे जो वेपर के द्वारा जो प्रेशर लगाया जाता है, क्या कहा मैंने, लिक्विड सरफेस पे वेपर के द्वारा जो क्या लगाया जाता है, प्रेशर लगाया जाता है। लेकिन ये प्रेशर कब लगाया जाता है, जब वेपर और लिक्विड क्या हो, इक्विलिब्रियम स्टेट में हो। इक्विलिब्रियम स्टेट मतलब दोनों में एक दूसरे में कन्वर्ट होने की जो प्रॉपर्टी है वो क्या होनी चाहिए, सिमिलर होनी चाहिए, कि दोनों एक दूसरे में क्या हो सकते हैं, अभी कन्वर्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो लिक्विड और वेपर जब इक्विलिब्रियम स्टेट में होते हैं किसी भी टेम्परेचर पे, तो उस टाइम पे जो वेपर के द्वारा जो लिक्विड की सरफेस पे जो प्रेशर लगाया जाता है वो क्या कहलाता है, वेपर प्रेशर कहलाता है। अंडरस्टैंड। तो क्या है वेपर प्रेशर, लिक्विड की सरफेस पे वेपर के द्वारा लगाए जाने वाला प्रेशर, ठीक है, और वो भी इक्विलिब्रियम स्टेट में, तो वो कहलाएगा आपका वेपर प्रेशर कहलाएगा। तो वेपर प्रेशर से रिलेटेड ही आपका क्या है, राउल्ट्स का लॉ है, राउल्ट्स लॉ। राउल्ट ने क्या कहा था, ये लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन के लिए मैंने पहले बता दिया कि लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन के लिए राउल्ट ने लॉ दिया था। उसने कहा था कि एट अ गिवन टेम्परेचर फॉर अ वोलाटाइल लिक्विड, वोलाटाइल लिक्विड होना चाहिए, तो फॉर अ गिवन टेम्परेचर, कोई भी गिवन टेम्परेचर पे वोलाटाइल लिक्विड के लिए है, तो द, यहाँ से स्टार्ट होता है लो, देखो, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, मतलब कोई भी कंपोनेंट का जो पार्शियल वेपर प्रेशर है किसी भी सॉल्यूशन में, इज इक्वल टू द, वो इक्वल होता है टू द प्रोडक्ट ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट एंड इट्स मोल फ्रैक्शन। किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ द वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर किसका, प्योर कंपोनेंट का। यहाँ पे को वेपर प्रेशर किसका था, कंपोनेंट का, ठीक है, पार्शियल वेपर प्रेशर था वो पूरे कंपोनेंट का, और जो ये वेपर प्रेशर है ये प्योर कंपोनेंट, तब जिससे मिलके वो कंपोनेंट पूरा सॉल्यूशन बना है। कहने का मतलब है सॉल्यूशन किससे मिलके बना होता है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट से मिलके बना होता है। तो कहने का मतलब है जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा वो सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर और सॉल्यूट के वेपर प्रेशर और किसके, उसके मोल फ्रैक्शन के क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन उसके प्रोडक्ट के इक्वल होगा। क्या, जो पार्शियल वेपर प्रेशर है, जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है, वो जो सॉल्वेंट या क्या ले सकते हो सॉल्यूट होता है, उनके वेपर प्रेशर और उसके मोल फ्रैक्शन। अगर सॉल्यूट का वेपर प्रेशर ले रहे हो तो सॉल्यूट का वेपर प्रेशर और उसके मोल फ्रैक्शन इसके इक्वल होगा, और अगर सॉल्वेंट का ले रहे हो तो सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर, उसके प्योर कंपोनेंट के वेपर प्रेशर और उसके मोल फ्रैक्शन के प्रोडक्ट के इक्वल होगा, ठीक है। तो इसको मैथमेटिकली समझते हैं। तो माना कोई भी बाइनरी का आपका सॉल्यूशन है, बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है, फर्स्ट लेक्चर में बताया था, जो जिसमें ओनली दो कंपोनेंट होते हैं, एक सॉल्वेंट और एक सॉल्यूट। तो कोई भी बाइनरी हमने सॉल्यूशन ले लिया, उसमें ए आपका सॉल्यूट हो गया या बी सॉल्यूट हो गया, ए क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया। तो दोनों के लिए अलग अलग अगर आप पार्शियल वेपर प्रेशर निकाल रहे हो, तो अगर सॉल्यूट का सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर निकाल रहे हो तो सॉल्वेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर इक्वल टू हो जाएगा इसका प्योर कंपोनेंट का, ये जो जीरो लगा रखा है, नॉट लगा रखा है, ये इंडिकेट कर रहा है प्योर कंपोनेंट। तो P0 A आपका है पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट इनटू XA। X क्या होता है, मोल फ्रैक्शन,
किसका, ए का, यानी कि सॉल्वेंट का। ठीक है, तो सॉल्वेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर इक्वल टू हो गया P0A इंटू एक्स ए। ऐसे ही सिमिलरली सॉल्यूट के लिए निकाल सकते हैं, तो सॉल्यूट का पार्शियल वेपर प्रेशर हो गया PB और प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर हो गया P0B इंटू XB। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हमने ये दो फॉर्मूले लिख दिए। ठीक है, इसी डेफिनेशन को फॉलो करते हुए ये तो राउल्ट ने बताया इतना कि PA इक्वल टू P0A इंटू एक्स ए और PB इक्वल टू P0B इंटू एक्स बी, ये डेफिनेशन के हिसाब से ये बता दिया। उसके बाद डॉल्टन ने थोड़ा इसको मॉडिफाई किया। डॉल्टन ने क्या कहा कि डॉल्टन ने कहा था, जो डॉल्टन का लॉ है वेपर प्रेशर का, उसमें कहा है कि जो टोटल वेपर प्रेशर होता है सॉल्यूशन का, टोटल वेपर प्रेशर होता है जो सॉल्यूशन का, वो सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर और सॉल्यूट के वेपर प्रेशर के समीशन के बराबर होता है। जैसे मास ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन है, वो भी तो ये कहता है कंजर्वेशन ऑफ मास, तो सेम उसी की तरह ये वेपर प्रेशर का लॉ भी है जो डॉल्टन ने दिया था। इसने कहा था कि जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होता है वो सॉल्यूट के वेपर प्रेशर और सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के समीशन के इक्वल होता है। तो हमने उसको लिख दिया P इक्वल टू टोटल, ये P क्या है, सॉल्यूशन का हो गया, तो P इक्वल टू हो गया PA प्लस PB, A फॉर सॉल्वेंट, B फॉर सॉल्यूट। ठीक है, तो इन दोनों के समीशन के इक्वल हो गया। तो डाल्टन के हिसाब से ये हो गया, राउल्ट के हिसाब से हो गया। अगर इन दोनों को हम मिक्स करते हैं तो क्या लिख सकते हैं, देखिए P इक्वल टू PA प्लस PB, PA की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम, P0A इंटू एक्स ए प्लस PB की जगह पे क्या लिख सकते हैं, P0B इंटू एक्स बी। ये वैल्यू PA और PB की वैल्यू यहाँ क्या कर दी हमने, पुट कर दी बस। तो एक आपका ये बन गया फॉर्मूला। और फिर इसको थोड़ा और मॉडिफाई किया गया। अब आपने, जब मैंने मोल फ्रैक्शन आपको पढ़ाया था तो आपको बताया था कि जो मोल फ्रैक्शन का समीशन होता है किसी भी सॉल्यूशन में, मोल फ्रैक्शन का जो समीशन होता है उसकी वैल्यू हमेशा 1 आती है। कहने का मतलब है कि सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन और सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन का जो समीशन होगा वो हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, मोल फ्रैक्शन क्या कहते हैं, XA प्लस XB इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। आपको पता है, तीनों दैट, ये तो हमें पता ही है। XA प्लस XB इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। इंपॉर्टेंट हुए, ठीक है, न्यूमेरिकल में भी काम आता है। तो XA प्लस XB इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ से अगर हम इसकी वैल्यू निकालते हैं, यहाँ से अगर हम XB या XA की वैल्यू निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, XA इक्वल टू 1 माइनस XB लिख सकते हैं। XA की वैल्यू क्या आ गई, 1 माइनस XB। तो इस वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे, इसको इक्वेशन क्या लिख लेना, फर्स्ट लिख लेना। तो पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में इस वैल्यू को पुट कर देते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास, P इक्वल टू हो जाएगा P0A, देखो XA की जगह पे क्या रखना है, 1 माइनस XB, 1 माइनस XB प्लस P0B इंटू XB। इसको थोड़ा खोल लेंगे तो ये हो जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं P0A से, तो P0A और P0A को XB से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, P0A इंटू XB प्लस P0B इंटू XB। तो इसको सफिक्स में लिख लो। तो ये क्या हो गया, देखिए इन दोनों में XB क्या आ गया, कॉमन आ गया। तो P0A XB प्लस का क्या आ गया, इसमें कॉमन आ गया, इंटू XB और अंदर हो जाएगा P0B माइनस P0A। ये आ गया आपका फाइनल।
कैसे, क्या क्या पहले हमने इसकी वैल्यू हमने इधर पुट कर दी, एक्स ए की जगह पे लिख दिया 1 माइनस एक्स बी, ठीक है। उसके बाद अंदर मल्टीप्लाई कर दिया इसको इससे और इसको इससे, बाकी सेम। फिर उसके बाद इन दोनों में से एक्स बी को क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। तो देखो पी नॉट बी प्लस का था आगे लिख दिया, पी नॉट ए माइनस का था पीछे लिख दिया। तो इस तरीके से यह आपका जो लास्ट में जो आ गया आपका फॉर्मूला वो ये आ गया कि P इक्वल टू पी नॉट ए प्लस एक्स बी इंटू पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए, ठीक है। तो ये डॉल्टन ने जो बताया था उसके हिसाब से हमने ये इसका फॉर्मूला निकाल दिया। तो ये आपका राउल्ट्स लॉ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल या जो भी डेफिनेशन या भी आप ग्राफ देखेंगे तो वो सारे पूछे जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं पे समझ में नहीं आएगा तो आप पूछ लीजिएगा, बाकी आपसे नोट कर लीजिए और या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके स्टूडेंट, देखिए अब हम राउल्ट्स लॉ का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे। जो हमने फॉर्मूला लास्ट में निकाला था उससे हम क्या करेंगे, कर्व प्लॉट करेंगे कि इसका कर्व कैसा आता है, ठीक है। तो देखिए अकॉर्डिंग टू राउल्ट लॉ हमने क्या पढ़ा, क्या डेफिनेशन आई थी, पी ए इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए और पी बी इक्वल टू पी नॉट बी इंटू एक्स बी, ठीक है। ये हमारे फॉर्मूले निकले थे। तो अब इन फॉर्मूले को देख के क्या पता चलता है कि जो ये लॉ है या जो इसका कर्व आएगा वो क्या होगा, क्योंकि ये इक्वेशन लाइन की इक्वेशन है। किसकी इक्वेशन है, लाइन की। कैसे पता चला लाइन की इक्वेशन है, देखो पी ए इक्वल टू आया है पी नॉट ए इंटू एक्स ए। तो अगर हम इसको लाइन की इक्वेशन से कंपेयर करते हैं, लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो अगर हम पी ए को y मानते हैं और एक्स ए को x मानते हैं और पी नॉट ए क्योंकि कांस्टेंट होता है उसको अगर हम m मानते हैं, तो देखो y की जगह पे ये आ गया, x की जगह पे x ए आ गया और m की जगह पे पी नॉट ए आ गया और c कुछ नहीं है तो c की जगह पे क्या आ गया, 0 आ गया। तो ये पूरी की पूरी कोरिलेट हो रही है लाइन की इक्वेशन के साथ। तो इसीलिए कहा जाता है जो इसकी जो इक्वेशन है क्या है, लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। तो ये भी लीनियर इक्वेशन है, ये भी लीनियर इक्वेशन है। तो इसका जो ग्राफ भी आएगा अभी देखना लीनियर में आएगा, ठीक है। तो अब जो है ये जो इक्वेशन है, लीनियर जो इक्वेशंस हैं इनको हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि ग्राफ जब भी हम प्लॉट करते हैं, क्योंकि आप में से कुछ बच्चे बायो बैकग्राउंड के होंगे, कुछ मैथ्स वाले होंगे, उनके लिए तो ईजी है। जो बायो बैकग्राउंड से हैं बच्चे, उन्होंने भी 10th तक तो मैथ्स पढ़ी है, तो ग्राफ प्लॉट करना तो थोड़ा बहुत सबको आता है, ठीक है। तो हम क्या करते थे, वहाँ एक को 0 मानते थे, फिर उसमें पुट ही तो करते थे, एक बार 0 फिर 1, तो x की वैल्यू 1 पुट करी तो y की वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू 1 पुट करी तो x की निकालनी है। तो सेम यहाँ भी वही करना है, ठीक है। तो देखिए हमारा हम केस फर्स्ट लेते हैं इस इक्वेशन को लेके कि अगर हम केस फर्स्ट लेते हैं कि अगर एक्स ए की वैल्यू क्या हो जाए, 1 हो जाए। एक्स ए की वैल्यू, एक्स ए क्या है, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन है। कहने का मतलब कि सॉल्वेंट का ही पूरा का पूरा मोल फ्रैक्शन क्या आ जाए, 1 आ जाए। तो यहाँ पर को तुम्हें मैथमेटिक्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, दिमाग लगाना है थोड़ा सा, क्योंकि जो समीशन होता है मोल फ्रैक्शन का वो कितना होता है, 1 होता है। अगर सॉल्वेंट का ही मोल फ्रैक्शन अगर 1 है तो सोच लो कि सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, फिर 0। तो इसका मतलब 1 + 0 तभी तो 1 बनेगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर सॉल्वेंट का ही मोल फ्रैक्शन 1 दे रखा है तो वहाँ पर को सॉल्यूट का जो मोल फ्रैक्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका कॉमन है, इसे आप कैसे देखेंगे। तो एक्स इक्वल टू अगर हम 1 पुट करते हैं तो एक्स इक्वल टू 1 है, हमने ये माना है। तो एक्स इक्वल टू अगर 1 है तो यहाँ पर वो 1 पुट करें तो पी ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, पी नॉट ए। कहने का मतलब है इस केस में जो एक्स ए की अगर मोल फ्रैक्शन अगर हम 1 रखते हैं तो पी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी नॉट ए हो जाएगा, ठीक है। इसी में दूसरा देखते हैं वही कि अगर हम एक्स ए की वैल्यू 0 कर दें, यहाँ 1 कर दिया, यहाँ क्या कर दिया 0, यहाँ एक्स ए की वैल्यू क्या कर दी, 0 कर दी। तो 0 कर दी तो इसमें पुट करेंगे वैल्यू, तो ये 0, तो ये पूरा का पूरा 0 इंटू पी नॉट ए क्या हो गया, 0। तो पी ए भी क्या आ गया, 0 आ गया। देखो 1 रखने पे पी नॉट ए आया और 0 रखने पे क्या आ गया, 0 आ गया। एक का केस ही हो गया। दूसरा उसमें करते हैं, इसमें भी सेम यही करेंगे। एक्स बी की जगह पे क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो एक्स बी की जगह 1 रखेंगे तो पी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी नॉट बी इंटू 1, यानी कि पी नॉट बी हो जाएगा। सेम एक्स बी की जगह पे क्या रखेंगे, फिर 0 रखेंगे।
अगर जीरो रखते हैं तो पी नॉट भी इक्वल टू भी पी भी इक्वल टू भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि इंटू जीरो जीरो। ठीक है, तो हमारे पास रिजल्ट निकल गया कि अगर एक्स ए की जगह पे 1 रखेंगे तो पी नॉट है, और जीरो रखेंगे तो जीरो। ऐसे एक्स बी की जगह पे 1 रखेंगे तो पी नॉट भी, और जीरो रखेंगे एक्स बी की जगह पे तो पार्शियल प्रेशर भी जीरो। तो अब इसे हमें ग्राफ में प्लॉट करना है। कैसे करेंगे ग्राफ में? देखो, जो ये आपका ये एक वाई कोऑर्डिनेट होता है, ये कौन सा कोऑर्डिनेट होता है, एक्स। तो वाई कोऑर्डिनेट वाले को वेपर प्रेशर लिखेंगे और एक्स कोऑर्डिनेट वाले को मोल फ्रैक्शन। मतलब यहाँ हम मोल फ्रैक्शन डिनोट कर रहे हैं, यहाँ हम वेपर प्रेशर डिनोट कर रहे हैं। तो मोल फ्रैक्शन के हिसाब से इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं और इधर आएगा आपका वेपर प्रेशर। तो पहली कंडीशन है, देखो एक्स से इक्वल टू 1। अगर मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का 1 होगा तो एक्स बी का क्या होगा, फिर ऑब्वियसली जीरो होगा। तो इस कंडीशन में एक्स बी की वैल्यू क्या आएगी, जीरो। दूसरा है, अगर एक्स ए की वैल्यू जीरो करते हैं तो एक्स बी की वैल्यू क्या है, तो इसका मतलब 1 है, क्योंकि दोनों का समीशन तो क्या होना चाहिए, 1 आना चाहिए। ठीक है, तो एक्स इक्वल टू 1 है। तो अब ये देखिए, अब आपको ये क्वेश्चंस देखनी है। अगर एक्स ए की वैल्यू 1 है तो पी ए की वैल्यू, तो वहाँ पर को वेपर प्रेशर कितना हो जा रहा था, पी नॉट ए। तो कहने का मतलब है जब एक्स ए की वैल्यू 1 है तो वहाँ पर को वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कहीं पे को आए गए माना ये है तो इसकी वैल्यू आ गई पी नॉट ए। तो वेपर प्रेशर कितना हो गया, एक्स ए इक्वल टू 1 पे पी नॉट ए हमने निकाला है, पी इक्वल टू क्या आ गया, पी नॉट ए। अब देखिए, अगर एक्स ए की वैल्यू जीरो रखी, अगर हमने एक्स ए की वैल्यू जीरो रखी थी तो पी वेपर प्रेशर कितना था, जीरो। तो वेपर प्रेशर जीरो, जीरो तो यही होता है ओरिजिन, वेपर प्रेशर क्या गया, जीरो। तो ये पी नॉट है और ये जीरो, तो दोनों को क्या कर देंगे, हम मिला देंगे। ऐसे हमने मिला दिया, लीनियरली मिल रही है ना। तो ऐसे ही सेम वो वाला अगला केस करना है आपको। अगले में देखिए एक्स बी की वैल्यू जीरो है, मतलब आपका मोल फ्रैक्शन जीरो है सॉल्यूट का। अगर जीरो था सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन तो वेपर प्रेशर भी क्या था, जीरो। तो ये भी क्या आएगा आपका, जीरो हो गया। ठीक है, और एक्स बी की वैल्यू 1 थी, एक्स बी की वैल्यू 1 थी तो पी बी की वैल्यू क्या थी, पी नॉट बी। तो एक्स बी की वैल्यू 1 होने पर वेपर प्रेशर क्या था, थोड़ा ऊपर, पी नॉट बी। आगे समझ में? तो जीरो और पी नॉट बी, इनको क्या कर देंगे, हम मिला देंगे। तो देखो इस तरीके से ये दो लीनियर लाइंस मिल गई आपको। तो इसीलिए लीनियर इक्वेशन में इनका जो आप प्लॉट पे देख रहे हो क्या है, लीनियर आ रहा है। तो आप देखिए, एक ये लाइन मिल गई, एक ये लाइन, तो दोनों का अगर हमें रिजल्टेंट वेपर प्रेशर निकालना है तो दोनों को क्या कर देंगे, मोड ले लेंगे, दोनों को क्या कर देंगे, मिला देंगे। ये दोनों को मिला दिया तो ये टोटल वेपर प्रेशर निकल जाएगा, पी ए इक्वल टू पी नॉट ए प्लस पी नॉट। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो यह यहाँ पे लिख देना टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर का जो भी सॉल्यूशन है उसका टोटल वेपर प्रेशर हो गया रिजल्टेंट। तो ये रिजल्टेंट मिल गया है, इसका और इसका दोनों का रिजल्टेंट ये मिल गया। तो इतना जो वेपर प्रेशर है वो रिजल्टेंट है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो बाकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसे नोट डाउन करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और राउट्स लॉ वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी पूछता है, तो इसे समझ लीजिए। बाकी की जो भी इससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल होंगे या फिर कुछ और बाकी के टॉपिक, आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, वो हम अगले लेक्चर में करेंगे। तब तक इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए।